हेलो बच्चों, कैसे हैं बच्चों। आपका अपने यूट्यूब चैनल चित्रकूट एजुकेशन में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग 10वां पार्ट देखेंगे। बता दें एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर 11 द्रव्यों का तापीय प्रसारण हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हम लोग 10वां वीडियो देखेंगे। अभी तक मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया उसमें 1 मिनट डिस्कशन करते हैं। बता दें इस चैप्टर को पढ़ने के लिए इसको 2 पार्टों में बांटा गया था। पहले वीडियो में मैंने बताया था। आज हम लोग 10वां वीडियो देख रहे हैं, तो पहले वीडियो एक बार देख लीजिएगा। कैसे कैसे चैप्टर को पढ़ना उसके बारे में चर्चा की गई थी। तो इसमें से मैं ये पार्ट पहले वीडियो में आपको बताया था कि कुछ ऐसे करके मैं वीडियो बनाऊंगा। तो एक बार और बीच में आप लोगों को बता दे रहा हूँ। अभी ये सेकंड पार्ट अभी पूरा रुका हुआ है। फर्स्ट पार्ट में पहले पढ़ना था ताप क्या है, ताप का मापक्रम क्या है। इसको मैं पहले और दूसरे वीडियो में दिया था। पहले में पूरी थ्योरी समझाया था, दूसरे में इससे संबंधित सवाल थे। तीसरे में तापीय प्रसार और खासकर ठोसों पर तापीय प्रसार देखे थे। उसके मैंने 3 वीडियो दिए हैं, तीसरा, चौथा, पाँचवा। तीसरे में पूरा डिटेल दिया था, चौथे और पाँचवें में मैंने इनसे संबंधित सवाल दिया था। इसके बाद जो तापीय प्रसार द्रवों और गैसों पर कैसा होगा, तो 6वां वीडियो द्रवों पर तापीय प्रसार देखे थे। 7वां जो वीडियो देखे थे, जो द्रव होते हैं उनमें ताप वृद्धि कर दी जाए तो उनके घनत्व में कैसे परिवर्तन होगा, ये 7वां वीडियो देखे थे। 8वां वीडियो जल का संगत प्रसार देखे थे। 9वां वीडियो जो हम लोगों ने देखा है गैसों पर तापीय प्रसार देखे थे। इस तरह से आप लोगों को मैं ये ताप से या ताप मापी के जितने भी वीडियो हैं ये मैंने आपको दे चुका। अब हम ताप मिति पूरी हो गई, ताप मिति के वीडियो 9 हो गए, कंप्लीट हो गए। यहाँ तक का कोर्स आपका कंप्लीट हो गया 9 वीडियो में। अब हम लोग ऊष्मा के बारे में पढ़ेंगे। ऊष्मा क्या है, विशिष्ट ऊष्मा क्या है, गुप्त ऊष्मा क्या है, ऊष्माधारिता क्या है। बेसिक चीज़ें होती हैं ऊष्मा की। फिर ऊष्मा का मापन कैलोर मिति से करेंगे, कैलोर मिति पढ़ेंगे, अवस्था परिवर्तन पढ़ेंगे। इसके बाद जो है जैसे बेसिक ज्ञान ऊष्मा का हमें मिल जाएगा, हम लोग समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, तो फिर ऊष्मा स्थानांतरण इसके सेकंड पार्ट में जाएंगे लगभग, जिसमें 18 से 20 वीडियो इसमें बनेंगे, छोटे छोटे वीडियो। 18 हेडिंग टोटल मुझे इसमें बतानी है। जैसे इसमें से 8 हेडिंग थी तो इसमें 18 हेडिंग है। ये ऊष्मा से संबंधित पार्ट है। तो चलिए बच्चों, आज हम देखेंगे ऊष्मा क्या है। हाँ बच्चों, ऊष्मा क्या है मैंने इधर लिख दिया है, अब समझिए। क्या होता है कि तापांतरण के कारण वस्तुओं के बीच स्थानांतरित ऊर्जा को ऊष्मा कहते हैं। देखिए अब समझिए, मान लीजिए एक वस्तु हम ले लें, इसका टेम्परेचर मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस है। दूसरी वस्तु ले लिए, मान लीजिए इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। तो ताप में अंतर, इसी तापांतरण के कारण जो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर ऊर्जा स्थानांतरित होती है, इसी स्थानांतरित ऊर्जा को उच्च ताप से निम्न ताप की ओर ऊर्जा स्थानांतरित होगी, इसी स्थानांतरित ऊर्जा को ऊष्मा कहते हैं। इसी स्थानांतरित ऊर्जा को, यहाँ से जो ऊर्जा स्थानांतरित हुई इधर से इधर को, इसी स्थानांतरित ऊर्जा को हम लोग ऊष्मा, तापांतरण के कारण सदा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर ऊर्जा स्थानांतरित होती, तो इसी स्थानांतरण के कारण, इसी तापांतरण के कारण जो ऊर्जा स्थानांतरित हुई, इसी स्थानांतरित ऊर्जा को हम लोग ऊष्मा कहते हैं। चलिए ठीक है बच्चों, समझ में आ गई होगी। अगर दोनों वस्तुओं का ताप सेम फिर भी ऊर्जा इधर से इधर जाए, जैसे हमारे दोनों हाथों का टेम्परेचर सेम, इनको हम घिस दें तब भी टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उस समय उसको ऊष्मागतिक कार्य कहते हैं। लेकिन एक का ताप ज़्यादा हो, एक का ताप कम, तब भी ऊष्मा इधर से उधर जाए, या एक ऊष्मा बढ़ जाए, इनकी ये टेम्परेचर बढ़ जाए, एक का टेम्परेचर जिसका कम है दूसरे वाले का ऊष्मा चली गई तो इसका टेम्परेचर बढ़ गया, कुल मिला के फिर भी ऊर्जा स्थानांतरित हो इन पदार्थों के बीच, तो इसी ऊर्जा को हम लोग ऊष्मा कहते हैं। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये भी 100, ये भी 100, फिर भी ऊर्जा इनके बीच ट्रांसफ़र हो, तो उस समय समझिए कि जो ऊर्जा मिल रही है उस ऊर्जा को ऊष्मागतिक कार्य कहते हैं। अभी हम पढ़ाएंगे जब 12वां पार्ट चैप्टर, इसका 12वां चैप्टर ऊष्मागतिकी
तब हम ऊष्मागतिक कार्य समझाएंगे। फिलहाल इसमें जो भी बात होगी तो इसमें बात होगी तापांतरण के कारण। ताप अगर भिन्न भिन्न है तो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर स्थानांतरित ऊर्जा को ही ऊष्मा कहते हैं। चलिए ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब इधर हमने समझाया है नोट करके कि चूँकि ऊष्मा ऊर्जा है, ऊर्जा ही ऊष्मा है। कब? कौन सी ऊर्जा? जो तापांतरण के कारण स्थानांतरित हो रही है, इसी ऊर्जा को हम लोग ऊष्मा कहते हैं। अतः ऊष्मा का जो मात्रक बीमा राशि होगी वो सब की सब ऊष्मा की भी होंगी। अतः हमने लिखा है कि SI में इसका मात्रक जूल होता है, अन्य मात्रक कैलोरी होता है। बीमा इसकी mL²T-2, चूँकि कार्य की बीमा यही होती है, ऊर्जा की बीमा यही होती है, तो ऊष्मा की भी यही होगी। राशि अदिश होती है। जो मुख्य सूत्र है Q बराबर CM∆T, जहाँ C विशिष्ट ऊष्मा है, M द्रव्यमान है, ये टेम्परेचर वृद्धि है, तो ये ∆T है। मुझे लगता है इसको ∆θ से लिखते रहे, ये टेम्परेचर वृद्धि है, CM∆θ। Q बराबर mL, यहाँ L जो है गुप्त ऊष्मा है। Q बराबर स्थानांतरित ऊष्मा जब निकालना हो तो Ka∆θ तापांतरण है, T टाइम है अपान L, जहाँ के चालक की चालक की ऊष्मा चालकता गुणांक है। किसी चालक का जो ऊष्मा चालकता गुणांक होता है उसे हम K से व्यक्त करते हैं। यहाँ पर ∆Q यानी जो दी गई ऊष्मा होती है, ऊष्मागतिकी का इसे प्रथम नियम भी कहते हैं, वो ऊष्मा निकाय द्वारा किए गए कार्य तथा निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के योग के बराबर होती है, यानी उस Q का सूत्र ये भी होता है। अब Q बराबर एक सूत्र होता है आपका S∆T, जहाँ S ऊष्माधारिता है, किसी पदार्थ की ऊष्माधारिता है। तो इस तरह से ऊष्माधारिता के जो आगे हमें सूत्र मिलेंगे वो टोटल सूत्र हैं अपने पास 5। ये पार्ट सेकंड में हम देखेंगे कि इसी के जो पार्ट सेकंड है, पार्ट सेकंड का मतलब ये चैप्टर का जो पार्ट सेकंड है, ये वीडियो का चल रहा है पार्ट 10वां, चैप्टर का जो पार्ट सेकंड है उसमें देखेंगे। ये हम अगले चैप्टर पर ही देखेंगे, 12वां चैप्टर में, चैप्टर 12 में देखेंगे इसको। और ये 3 जो है अभी यही गुप्त आगे की जो हेडिंग है, एक की हेडिंग का नाम है विशिष्ट ऊष्मा, एक का नाम है गुप्त ऊष्मा, एक है ऊष्माधारिता, वो तीनों लगातार यही है, ये तीनों, तो तीनों यहीं मिल जाएंगे। मतलब कुल मिला के हमने सभी सूत्र जो ऊष्मा में हमें ज़रूरत है उन सभी को मैंने एक जगह लिख दिया है, जिससे आप आगे फिलहाल ये आगे मिलेंगे, कैसे मिले, कैसे उपयोग करना हो अभी बताएंगे। तो Q बराबर CM∆T, ये ∆θ टेम्परेचर वृद्धि है। Q बराबर mL, L यहाँ गुप्त ऊष्मा है, M पदार्थ का द्रव्यमान है, यहाँ विशिष्ट ऊष्मा C है। Ka∆θ T अपन L, यहाँ T टाइम है, या जहाँ यहाँ जो T लिखा है ये टाइम है, और K चालक की चालकता गुणांक है। ये आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि है, किए गए कार्य है, ये जो स्थानांतरित ऊष्मा वो है। एक ∆Q बराबर S × ∆T, जहाँ S चालक की धारिता है। ये मिला बेटा। इसके बाद हम नोट दूसरा देखते हैं। नोट दूसरा हम ये बता रहे हैं कि 1 कैलोरी किसे कहते हैं। 1 कैलोरी क्या है, तो आप ये समझिए कि 1 ग्राम आपको शुद्ध जल H2O लेना है, जिसका टेम्परेचर आपको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। 1 ग्राम H2O का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, लेकिन टेम्परेचर कहाँ से कहाँ, 14.5 से 15.5 के बीच, यानी 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस के बीच 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाए। इस टेम्परेचर के इनके बीच 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो भी आपने ऊष्मा दी, मान लीजिए इस पात्र में हमने 1 ग्राम जल रखा, H2O रखा, और इसका टेम्परेचर हमें 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, वो भी 14.5 पर ये ऑलरेडी है, और इसको हमें 15.5 डिग्री सेल्सियस कर देना है। तो उस समय जो इधर से ऊष्मा आपने दिया था टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, जो ऊष्मा दिए थे, इसी ऊष्मा को 1 कैलोरी कहते हैं।
इसी ऊष्मा को, जो इधर से आपने ऊष्मा दिया था, इसी ऊष्मा को 1 कैलोरी कहते हैं। तो डिफिनीशन आपकी ऐसे बन जाएगी कि 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस, कोष्टक में आप ये लिख लेना 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जल को दी गई ऊष्मा, शुद्ध जल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए दी गई ऊष्मा को 1 कैलोरी कहते हैं। 1 कैलोरी कहते हैं। देखिए कैलोरी, 1 कैलोरी बराबर हम लिख सकते हैं, 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है। यानी ये जो दोनों मात्रक हैं ऊष्मा के, इनके बीच संबंध है। ये ऊष्मा के 2 मात्रक जूल और कैलोरी बताए, तो इनके बीच संबंध है। 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल। और चीज़ें भी देखें हम कि जब, नोट हम तीसरे में लिख लें, इधर लिखे दे रहे हैं नोट तीसरा। नोट तीसरा बच्चों ये है कि जब हम ऊष्मा देंगे, यानी किसी पदार्थ को ऊष्मा देने पर 2 चीज़ें देखने को मिलती हैं। किसी पदार्थ को ऊष्मा देने पर 2 प्रभाव देखने को मिलते हैं। या तो हम जब ऊष्मा देंगे, मान लीजिए हम इस पदार्थ को ऊष्मा दे रहे हैं, इसके यहाँ पर हम ऊष्मा दे रहे हैं, तो जब ऊष्मा देते हैं किसी पदार्थ को तो 2 प्रभाव देखने को मिलते हैं। या तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस था, ये बढ़ के 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। ये तो टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी ऊष्मा दी जाए तो टेम्परेचर बढ़ेगा। या तो ये ऐसा प्रभाव देखने को मिलता है। या दूसरा प्रभाव आपको ये देखने को मिलता है कि जब हम ऊष्मा देंगे तो उस समय टेम्परेचर ना बढ़ रहा हो, यानी टेम्परेचर में जो वृद्धि है, यानी जो डेल्टी है वो 0 है, तो उस समय अवस्था बदल रही होगी। ये इनमें से कोई एक घटना हो जरूर रही होगी। अगर ऊष्मा देने पर, ऊष्मा बढ़ाने पर टेम्परेचर बढ़ रहा होगा तो अवस्था परिवर्तन नहीं होगी। उस समय अवस्था जो है, परिवर्तन है, वो 0 होगा। या दूसरा प्रभाव देखने को ये मिलता है कि अगर हम लोग ऊष्मा दिए और उस समय ताप परिवर्तन 0 है, तो समझ जाइए अवस्था परिवर्तन हो रही, उस समय अवस्था परिवर्तन हो रही होगी। ये घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो इस तरह से ऊष्मा में 3 नोट डाल के अच्छे से लिख लीजिए, इससे आगे हमें ऊष्मा समझने में कोई दिक्कत ना हो। फिर से एक बार बता दें, तापांतरण के कारण उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जो भी ऊर्जा जा रही है उसी ऊर्जा को हम लोग ऊष्मा कहते हैं। क्योंकि ऊष्मा एक ऊर्जा है, तो ऊर्जा की जो भी बीमा थी, राशि था, मात्रक है, सबकी सब ऊष्मा की भी होती है। इसमें एक और लेकिन मात्रक जोड़ लेते हैं, कैलोरी, बीमा, ml² T-2 राशि अदिश है। जो मुख्य सूत्र होते हैं ऊष्मा से संबंधित वो ये 5 है। Q बराबर CM डेल थीटा, Q बराबर ml, Q बराबर K डेल थीटा T/L। दी गई ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा वृद्धि तथा किए गए कार्य के योग के बराबर होती है। कि दी गई जो ऊष्मा तो पदार्थ की ऊष्मा धारिता और तापांतरण के गुणन के बराबर होती है। यानी ये 5वां सूत्र था। नोट नंबर दूसरे में मैंने बताया कि 1 कैलोरी क्या है, तो मैंने बताया कि 1 ग्राम जल ले लीजिए, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस, जो टेम्परेचर 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस के बीच बढ़ाना है। तो जो उस समय ऊष्मा दी गई होगी उसी ऊष्मा को 1 कैलोरी कहते हैं। 1 कैलोरी में 4.18 जूल होता है। नोट नंबर हमने तीसरा ये बताया कि जब किसी पदार्थ को ऊष्मा दी जाती है तो ऊष्मा देने पर 2 प्रभाव देखने को मिलते हैं। यदि टेम्परेचर में वृद्धि हो रही होगी तो अवस्था परिवर्तन 0 होगी, और यदि ऊष्मा देने पर टेम्परेचर में वृद्धि ना हो रही हो, टेम्परेचर में परिवर्तन 0 हो, तो समझ जाइए अवस्था परिवर्तन हो रही। यानी ऊष्मा देने पर वस्तुओं पर, यानी किसी वस्तु को यदि हम ऊष्मा दें तो उसमें 2 प्रभाव देखने को मिलते हैं। 2 में से एक प्रभाव देखने को मिलता है। एक, अगर उसका टेम्परेचर बढ़ रहा होगा तो अवस्था परिवर्तन ना हो रही होगी। जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ रहा होगा तो ज्यों का त्यों रहेगी। लेकिन अगर इसका टेम्परेचर ना बढ़ रहा हो तब भी आप ऊष्मा दे रहे हो, टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा, तो फिर इसमें क्या होगा, अवस्था परिवर्तन हो जाएगी। जैसे ये ठोस है तो पता चलेगा ये पिघल जाएगा।
तो ठोस द्रव में बदल सकता है या द्रव गैस में बदल सकता है। तो इस तरह से ऊष्मा के प्रभाव हो गए, ये प्रभाव हैं ऊष्मा के। क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, बीमा राशि मात्रक सूत्र क्या हो सकते हैं, एक कैलोरी क्या है और एक कैलोरी में और जूल में क्या संबंध है, ये चीज़ आपको दे दी गई। चलिए ठीक है, अब इसी में हम लोग देखेंगे इसी में हम लोग देखेंगे कि विशिष्ट ऊष्मा क्या है और गुप्त ऊष्मा क्या है। चलिए ठीक है, इसको मैं मिटा दूँ, इसके बाद आप लोगों को समझा रहा हूँ। हाँ बच्चों, विशिष्ट ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा। देखिए अभी मैंने बताया कि जब हम ऊष्मा किसी पदार्थ को देते, आपको ध्यान देना है, जब हम ऊष्मा किसी पदार्थ को देंगे तो दो तरह के इफेक्ट देखने को मिलते हैं। यदि आप ऊष्मा दिया, ऊष्मा बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ा तो उस समय जो अवस्था परिवर्तन है वो नहीं होगा, अवस्था परिवर्तन नहीं, ये ध्यान दें। दूसरा प्रभाव आपको देखने को ये मिला था कि जब हम ऊष्मा देते हैं तो अगर टेम्परेचर परिवर्तन ना हो, टेम्परेचर परिवर्तन शून्य हो, तो उस समय अवस्था परिवर्तन होगा। और यहाँ पर हमने लिखा था अवस्था परिवर्तन नहीं होगा, ये ध्यान देना है। अवस्था परिवर्तन नहीं होगा और अगर टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा पदार्थ का तो अवस्था परिवर्तन होगा। ये ऊष्मा, किसी पदार्थ को ऊष्मा देने पर उस पदार्थ में क्या देखने को मिलता है वो ये, इसको हम प्रभाव बोलते हैं, ऊष्मा के प्रभाव। अब देखिए इन्हीं प्रभाव के आधार पर दो तरह की हम ऊष्मा माने, विशिष्ट ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा। चलिए ठीक है, देखो इधर थोड़ी। हाँ, एक ये जैसे अब क्या है कि थोड़ी प्रैक्टिकल से समझिए, फील आनी चाहिए तुम लोगों को। मान लीजिए हमने एक पदार्थ रखा, अब इसका हम टेम्परेचर, इसको ऊष्मा देना चालू करें तो इसका जो टेम्परेचर है उसमें वृद्धि होने लगी। अब वो वृद्धि होते होते ये ऊष्मा इसको दिए पड़े हैं, वृद्धि होते होते एक निश्चित ताप के बाद टेम्परेचर वृद्धि जो थी, यानी टेम्परेचर में जो अब परिवर्तन हो रहा है वो हो गया शून्य। तो अब इसमें जो है चेंज होने लगेगा स्टेज में, इसके जो अवस्था है उसमें चेंज होने लगेगा। मतलब ये वाली प्रोसेस, मतलब इस प्रोसेस से इस प्रोसेस में पहुंच जाए। कोई एक वस्तु ले ली, मान लीजिए हमने कॉपर ले लिया, फिर हमने दोबारा वस्तु ले ली, मान लीजिए जल, सेम मात्रा लिए, मान लीजिए हम 1 kg ये लिया है तो 1 kg हमने ये भी लिया है। अब इसमें फिर से ऊष्मा देना चालू करें, सब कुछ सेम, सब कुछ। अब इसका टेम्परेचर बढ़ना चालू हो गया, लेकिन एक निश्चित टेम्परेचर के बाद इसका टेम्परेचर में परिवर्तन शून्य हो गया, इसमें भी स्टेज चेंज होने लगा, अवस्था परिवर्तन होने लगा। लेकिन बच्चों होता क्या है कि इसमें पता चला है कि हमने जो है 100 कैलोरी ऊष्मा दी और इसमें पता चला है कि हमने जो है 200 कैलोरी ऊष्मा दी। एज ए मैं एग्जाम्पल है आपको बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ हो रहा है, एक मैं उदाहरण बता रहा हूँ। तो 100 कैलोरी ऊष्मा दी, इसके बाद अवस्था परिवर्तन हुआ, इसके बाद अवस्था परिवर्तन मतलब इस वाले स्टेज से इस वाले स्टेज में पहुँचे। लेकिन इसमें क्या हुआ कि हम 200 कैलोरी जब ऊर्जा इसको दे डाले तब ये इस स्टेज से इस स्टेज में पहुँचा, यहाँ से इस अवस्था से इस अवस्था में पहुँचे। तो अब जब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो जब मात्राएं दोनों की सेम हैं और ऊष्मा भी हम उसी हिसाब से दे रहे हैं, यानी एक ही स्रोत से दे रहे हैं, अवस्था में परिवर्तन इसी तरह देख रहे हैं, तो अब इसमें एक बात समझ में आई कि जो अधिक ऊष्मा देने पर अवस्था में चेंज हुआ, इसमें कम ऊष्मा देने पर अवस्था में चेंज हुआ। इसका मतलब अवस्था में चेंज एक बात पर अभी और डिपेंड करता है
जो पदार्थ के कारण उत्पन्न हुआ होगा, क्योंकि हमने यहाँ पदार्थ बदले, बाकी चीज़ें नहीं बदले। जो पदार्थ के कारण ऊष्मा या अवस्था में परिवर्तन होने के लिए भिन्न भिन्न ऊष्मा हमें देनी पड़ रही है, तो पदार्थ के कारण जो ऊष्मा थी उस ऊष्मा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। अर्थात आप इधर समझो कि जब हम लोग इस स्टेज में ऊष्मा देते हैं, ये पहले का स्टेज है या दूसरे का स्टेज है, तो उस समय किसी पदार्थ को जो दी गई ऊष्मा होती है पदार्थ के द्रव्यमान और तापांतरण पर निर्भर करता है। इसको मैं डेल थीटा से दिखा, तापांतरण पर। लेकिन इस अवस्था में चूँकि तापांतरण तो जीरो ही होता है, तो उस समय जो दी गई ऊष्मा होती है केवल और केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो जब इसको हमने बराबर में तोड़ा तो एक कांस्टेंट वैल्यू सी लगाया, तो सी एम डेल टी हो गया, जहाँ सी चालक या पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा है, विशिष्ट ऊष्मा ये। और अगर इसको हम बराबर में तोड़ेंगे तो आ जाएगा यल यम, जहाँ यल क्योंकि टेंट हीट होती है इसलिए यल से इसको व्यक्त करते हैं। यल जो है ये चालक की गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, ये ध्यान देना। अब विशिष्ट ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा है क्या, यहाँ से हम लोग डेफिनेशन में दे सकते हैं। अब ये लेकिन आपको ध्यान देना है, चूँकि जो नियतांक होते हैं उनमें सूत्र पहले मिला करता है, तो सूत्र पहले मिल गया। अब यहाँ से हम यल बराबर निकाल लेंगे क्यू अपान एम, यानी सूत्र आपको पहले मिल गया। इधर सी बराबर निकाल लो क्यू अपान एम डेल टी, सूत्र आपको पहले मिल गया। अब यहाँ से डिफिनेशन बन गया। तो आपको ये ध्यान देना है कि गुप्त ऊष्मा कब होगी, जब ताप में परिवर्तन ना हो, अवस्था में परिवर्तन हो। उस समय जो आपने ऊष्मा दे रहे हैं, उस समय जो दी गई ऊष्मा होती है वो गुप्त ऊष्मा उत्पन्न करेगी, गुप्त ऊष्मा कहलाएगी। एकांक द्रव्यमान को जो भी आपने ऊष्मा दिया है, लेकिन जब अवस्था परिवर्तन ना हो, टेम्परेचर में परिवर्तन हो, उस समय जो ऊष्मा रहेगी उस ऊष्मा को निकालने के लिए ये सूत्र लगाएंगे, यानी Q बराबर सी एम डेल थीटा लगाएंगे। इसके लिए Q बराबर ये लगाएंगे। अब मैं इधर पे लिखे दे रहा हूँ कि यही चीज़ें जो अभी आपको समझाया हूँ, अब नोट्स में लिख लीजिएगा। हाँ बच्चों, यहाँ मैंने वही चीज़ लिख दिया कि जब किसी पदार्थ को ऊष्मा दी जाती है जिससे पदार्थ के ताप में वृद्धि हो, ध्यान दो, ऊष्मा दो ताप में वृद्धि हो, तो उस टाइम पर जो दी गई ऊष्मा पदार्थ के द्रव्यमान और तापांतरण के समानुपाती होती है। हमने ये समांतर लगाया, ये समानुपाती लगाया, ये जहाँ सी चालक की विशिष्ट ऊष्मा है, पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा। लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा जब किसी पदार्थ को ऊष्मा दी जाती है जिससे पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो, ताप में परिवर्तन नहीं, अवस्था में परिवर्तन हो, तो समझ जाइए उस समय दी गई ऊष्मा केवल पदार्थ के द्रव्यमान के समानुपाती होती है। यहाँ दो पर है, वहाँ पर है। यहाँ पर हमने जोड़ा, जहाँ यल आया, यल गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट है और ये स्पेसिफिक हीट है। तो ये यल लेटेंट हीट है, यानी यल से व्यक्त कर लिए, गुप्त ऊष्मा यल बराबर ये बन गया, ये बन गया। इसमें अभी काफ़ी कुछ समझाना है, इसमें भी। अब जैसे बच्चों ये हो गया, यदि हम लोग करें क्या, यदि Q बराबर यम बराबर हम मान लें 1 और डेल टी को भी मान लें या जाए 1, डेल थीटा को भी एकांक मान लें, तो उस समय जो Q है वही C के बराबर है। अर्थात हम लोग ये कह सकते हैं, अतः करके ये लिख सकते हैं कि एकांक द्रव्यमान व तापांतरण की, या ऐसा बोल, एकांक द्रव्यमान की किसी वस्तु का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, किसी एकांक द्रव्यमान की कोई वस्तु है उसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, तो आपने उस समय जो ऊष्मा दी, उसको ऊष्मा दी, उसी दी गई ऊष्मा को चालक की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ये ध्यान दें, जो भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होगी। जैसे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है, एकांक द्रव्यमान की वस्तु है, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है, लेकिन लोहे के लिए कुछ अलग ऊष्मा देनी पड़ेगी, पानी के लिए कुछ अलग ऊष्मा देनी पड़ेगी, तब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ेगा। इसलिए जो विशिष्ट ऊष्मा होती है पदार्थों
पर डिपेंड करती है। यानी एकांक द्रव्यमान की किसी वस्तु का ताप 1 डिग्री सेल्सियस, दोनों एक एक होने चाहिए, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो भी ऊष्मा दी जाती है, इसी ऊष्मा को चालक की या पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। डेफिनेशन तैयार, विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। लेकिन आपसे कोई पूछे गुप्त ऊष्मा क्या है, तो आपको कहना है एकांक द्रव्यमान की किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तन के लिए एकांक यम को 1 मानना पड़ेगा। यहाँ 2 चीज़ें एक थी क्योंकि बट्टे में 2 थी, यहाँ केवल 1 है। एकांक द्रव्यमान की किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तन के लिए जो ऊष्मा दी जाती है, उसी ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। चलिए, एकांक द्रव्यमान की किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तन के लिए जो ऊष्मा दी जाती है, उसे पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। चलिए बच्चों, इसमें और चीज़ें समझें। देखिए आप यहाँ पर डेफिनेशन समझ गए, सूत्र आ गई, यानी विशिष्ट ऊष्मा का तुम्हें सूत्र मिल गया। देखिए इधर सूत्र आपको मिला C बराबर Q/m डेल थीटा, और परिभाषा भी आपने बना लिया, परिभाषा भी बना लिया। अब इसके बाद हम लोग करें क्या कि विशिष्ट ऊष्मा की वैल्यू क्या होती है पदार्थों के लिए, कुछ पदार्थों के लिए लिखे ले रहे हैं। हाँ बच्चों, ये मैंने नोट करके लिख दिया है कुछ पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा। जैसे हाइड्रोजन की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है 3.5 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। जल की इसके बाद होती है, क्योंकि ये गैस अवस्था में रहती है, तो गैस में जो सबसे ज़्यादा या पदार्थों में सबसे ज़्यादा जो विशिष्ट ऊष्मा होती है हाइड्रोजन की होती है। लेकिन अगर तुमसे पूछे द्रव में विशिष्ट ऊष्मा किसकी सबसे अधिक है, तो जल की होती है 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। और बर्फ में जो विशिष्ट ऊष्मा, बर्फ की जो विशिष्ट ऊष्मा है ठोस में रहेगा, इसके बाद होती है ठोस के लिए है। ठोस में जो सबसे ज़्यादा विशिष्ट ऊष्मा है वो बेटा बर्फ की है, पानी का जस्ट आधा होता है, यानी इसी का आधा कर 0.5 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, और वाष्प की 0.47 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। ये ध्यान देंगे बच्चों। इधर मैंने एक चीज़ और लिख दी है कि जो विशिष्ट ऊष्मा है, स्पेसिफिक हीट है जो, उसकी बीमा देखिए, ये ऊर्जा है, ऊर्जा की बीमा इसी वीडियो में शुरू में बताया था। Q की बीमा mL² T-2, द्रव्यमान की m, थीटा की थीटा होती है तो m से m कट जाएगा, L² T-2 थीटा -1। राशि अदिश है, जैसे कि ऊष्मा अदिश राशि है, विशिष्ट ऊष्मा भी अदिश राशि है। और जो मात्रक होगा, तो देखिए ऊष्मा का मात्रक होगा कैलोरी, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, ताप का मात्रक डिग्री सेल्सियस, तो कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस ये लिख सकते हो। या लिख सकते हो जूल बटे ग्राम की जगह किलोग्राम लिख सकते हो, इसकी जगह केल्विन लिख सकते हो। ऐसे मात्रक बनेंगे और सारे मात्रक भी बन जाएंगे। चलिए ठीक। इसके बाद हम नोट नंबर 2 में लिखा है, यदि पदार्थ का द्रव्यमान जो केजी में दिया वो केजी में ना दिया हो, वो दिया हो म्यू में दिया हो, यानी मोल में दिया। जैसे गैस वैस जब भी देगा, जैसे मान लीजिए जल दे दिया तो ठीक है, ग्राम किलोग्राम में दिया ही होगा। लेकिन जैसे गैस वैस दिया करता है तो उस समय पर वो ग्राम और किलोग्राम में नहीं देता, वो मोल पे दे देता है। मोल में दिया हो तो उससे उस समय जो विशिष्ट ऊष्मा होती है, इसी विशिष्ट ऊष्मा का एक नया नाम हो जाता है मोलर विशिष्ट ऊष्मा। इसका नाम हो जाता है मोलर विशिष्ट ऊष्मा। इसको हम C' से व्यक्त करते हैं, तो C' बराबर Q/ द्रव्यमान की जगह बदल लो, यम की जगह बदल लो, यम की जगह हो जाएगा म्यू डेल थीटा, बाकी सब कुछ वही है। इसकी अगर हम लोग बीमा निकाले तो देखिए यहाँ पर बीमा निकाले थे mL² T-2, यहाँ पर द्रव्यमान का यम हो गया था, लेकिन म्यू का यहाँ पर म्यू हो जाएगा, थीटा का थीटा हो जाएगा। यहाँ यम से यम कटा था तो इस बार नहीं कटेगा, इस बार यम L² T-2 उसी तरह उतर गया, थीटा भी ऊपर गया, माइनस हो गया, म्यू गया ऊपर तो माइनस हो गया। तो जो मोलर विशिष्ट ऊष्मा होती है उसकी बीमा ये है। यहाँ पर कट गया था, थोड़ी छोटा था या थोड़ी बड़ा है। इसमें म्यू बराबर जो मोलों की संख्या जब भी तुम्हें निकालना हो, सूत्र होता है बच्चों, इसको क्या करते हैं, भार बटे अणुभार, ये सूत्र होता है बेटा, भार बटे अणुभार। जब भी मोलों की संख्या निकालनी हो तो अगर म्यू की जगह हम लोग बदलते तो C' बराबर उस समय हो जाता Q, और यहाँ पर आपको
नहीं दिख रहा क्या? तो देखिए मैं इसको और नीचे कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने बदल दिया जी, यहाँ पर हमने बदल दिया, यह म्यू बराबर सूत्र हुआ करता है, यानी मोलों की संख्या निकालने को कहते। तो भार बटे अणुभार, भार ग्राम में लिया जाता है, ध्यान देंगे। एक भार जो है एक ग्राम में लिया जाएगा, केमिस्ट्री का शब्द है, मतलब भार नहीं मोलों की संख्या। तो वहाँ पर भार जो लिया जाता है ग्राम में, बटे अणुभार रख दिया जाए। तो यहाँ पर वैल्यू आपको जब C डैश बराबर रखना होगा तो Q हमने उसी तरह रख दिया, म्यू की जगह यम बटे कैपिटल M रख दिया, यहाँ पर डेल थीटा रख दिया। यम पहुँच गया ऊपर, बाकी पहुँच गया ये। अब गौर से देखिए, ये तो ये लिखा है, ये लिखा है, इसका मतलब हम यहाँ पर क्या कर दिए C। तो C डैश बराबर C इंटू यम। ये 2-3 बार कंपटीशन में पूछा है, सवाल पूछा, ये नहीं पूछा निगमन ये। तो इसमें क्या लिखा कि मोलर जो विशिष्ट ऊष्मा होती है, मोलर विशिष्ट ऊष्मा विशिष्ट ऊष्मा और अणुभार के गुणन के बराबर। वहाँ पर अणुभार दिया है और विशिष्ट ऊष्मा दिया था, अब मोलर विशिष्ट ऊष्मा पूछ रहा था। तो उस समय आपको विशिष्ट ऊष्मा में अणुभार का गुणा कर दोगे तो मोलर विशिष्ट ऊष्मा निकल आती है। ध्यान देंगे ये बच्चों, ध्यान देंगे। मोलर विशिष्ट ऊष्मा में, मोलर विशिष्ट ऊष्मा में, मोलर विशिष्ट ऊष्मा में यदि द्रव्यमान का भाग कर दिया जाए तो विशिष्ट ऊष्मा निकल आती है। या विशिष्ट ऊष्मा में द्रव्यमान है कौन सा, और द्रव्यमान की जगह हम अणुभार बोलें ज़्यादा बढ़िया। अणुभार का यदि हम लोग भाग गुणा कर दें तो मोलर विशिष्ट ऊष्मा मिल जाती है। दोनों बातें अलग अलग हैं। विशिष्ट ऊष्मा पूछ रहा है तो भाग करना है, गुणे में है तो भाग में जाएगा। आप समझ गए होंगे, चलिए ठीक है, लिख लेंगे। ये बच्चों ध्यान देना है। अब इसी तरह इधर गुप्त ऊष्मा के बारे में भी मैं लिखे दे रहा हूँ। तो चलिए ठीक है, देखते हैं, इसको मिटा दें क्योंकि जगह हो जाए, और इसमें हम केवल थ्योरी पढ़ेंगे। इस पार्ट में सवाल मैं अपने अगले वीडियो में आप लोगों को दूंगा। तो आज हम थ्योरी अच्छे से समझ लें, दोनों को कंपेयर करके, इसीलिए मैं समझा रहा हूँ। तो बच्चों हम यहाँ तक देख लिए, चलिए ठीक है, इसमें देखते हैं और आगे। हाँ बच्चों, यहाँ मैं गुप्त ऊष्मा के बारे में एक बार और बता दूँ। वैसे मैं डेफिनीशन तक बता दिया था। जब आप किसी पदार्थ को ऊष्मा दो लेकिन पदार्थ का ताप परिवर्तन ना हो जबकि अवस्था परिवर्तन हो, तो उस समय जो आपने ऊष्मा दिया था वो दी गई ऊष्मा केवल पदार्थ के द्रव्यमान के समानुपाती होती है। अर्थात ये लिख सकते हो, जहाँ यल जो है लेटेंट हीट है यानी गुप्त ऊष्मा है, यल बराबर निकालोगे तो Q अपान M हो जाएगी। यहीं से डिफिनीशन बना सकते हो अतः करके कि एकांक द्रव्यमान की किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तन करने, एकांक द्रव्यमान यानी यम को मान लो एकांक द्रव्यमान की किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तन के लिए जो आपने ऊष्मा दिया है, उस दी गई ऊष्मा को ही गुप्त ऊष्मा कहते हैं। बीमा निकालोगे तो देखिए ये ऊष्मा की बीमा ml² T-2 बटे m, तो m से m कट गया, L² T-2 राशि अदिश है, मात्रक कैलोरी, इसका मात्रक कैलोरी, इसका मात्रक ग्राम, कैलोरी प्रति ग्राम, या इसी को लिख सकते हैं जूल बटे किलोग्राम। अब वो प्रकार, तो जो गुप्त ऊष्मा है वो 2 प्रकार की होती है, गलन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो गलन की गुप्त ऊष्मा में क्या बोलना है कि जब किसी ठोस वस्तु को जब किसी वस्तु की ठोस अवस्था को द्रव अवस्था में बदलना हो, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलना हो, अथवा द्रव अवस्था को ठोस अवस्था में बदलना हो, तो उस समय जो पदार्थ को ऊष्मा दी गई, उस समय जो दी गई ऊष्मा है उसे गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, मैं इधर लिख भी दूँ कि जब इधर पे मैं लिखे दे रहा हूँ यहाँ से, यहाँ कि जब किसी एकांक द्रव्यमान की वस्तु को ऊष्मा देकर ठोस से द्रव अथवा द्रव से ठोस, अच्छा ऊष्मा देकर, तो आपने बदल दिया ठोस से द्रव, फिर हमने लिखा अथवा ऊष्मा लेकर, लिखो ऊष्मा लेकर
लेकर मतलब क्या, उत्सर्जित कर दे, तो बदल जाएगा कैसे, द्रव से ठोस में बदलेगा, ठोस से बदल जाएगा। अथवा ऊष्मा लेकर द्रव से ठोस में बदलने के लिए जो ली गई ऊष्मा है, ली गई ऊष्मा है या जो दी गई ऊष्मा है, ऊष्मा को ही गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ये आप समझिए। कुल मिला के 60 में तैयार करिए कि जब कोई पदार्थ है उसको ऊष्मा देकर, ऊष्मा देना है जिससे वो ठोस से द्रव में बदल जाए, या उससे ऊष्मा उत्सर्जित करके यानी उसकी ऊष्मा निकाल कर उससे द्रव से ठोस में बदल दें। ये दोनों क्रिया, ये दोनों क्रिया के लिए जो आपने ऊष्मा दिया अथवा जो उससे ऊष्मा प्राप्त की, उसी ऊष्मा को गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। आपको ये ध्यान देना है जो मैंने इधर पे लिखा है। दूसरा है बेटा ये कि जब किसी पदार्थ को द्रव से गैस में बदलना हो अथवा गैस से द्रव में बदलना हो, तो उस समय एकांक द्रव्यमान की वस्तु को द्रव से गैस में बदलना हो या गैस से द्रव में बदलना हो, तो उस समय जो अवशोषित अथवा उत्सर्जित ऊष्मा है या ली गई ऊष्मा अथवा दी गई ऊष्मा है, उस ऊष्मा को ही वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे बर्फ को जल द्रव में बदलना हो, जल में बदलना हो, तो गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी, 80। या मैं कहीं पर ऐसा दे दूं कि पानी है उसको बर्फ में बदलना है, तो बताए तो भी 80। ठोस से द्रव में जाए या द्रव से ठोस में जाए तो 80 रखना है बर्फ के लिए, जल के लिए। यहाँ पर जैसे द्रव है वो गैस में जाए, ये गैस से द्रव में आए तो आपको 540 लिखना है जल के लिए। ध्यान दीजिएगा, चूँकि सवाल अधिकतर 80% 85% सवाल जल से ही संबंधित रखे रहते हैं, तो आपको ध्यान देना है। ठोस से द्रव में जाए या द्रव से ठोस में जाए, समझ जाइए कि इसको हम गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। द्रव से गैस में जाए या गैस से द्रव में जाए, तो उस समय जो है इसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। भाप की जो गुप्त ऊष्मा है 540 है, बर्फ की जो गुप्त ऊष्मा है वो 80 कैलोरी है। तो चलिए ठीक है बच्चों, इस वीडियो में हम यहीं तक देखेंगे। अभी बता दें कि ऊष्माधारिता और पढ़ाएंगे अगले पार्ट, जब 11 पार्ट आपको देंगे उसमें ऊष्माधारिता पढ़ाएंगे, फिर विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, ऊष्माधारिता, तीनों से संबंधित सवालों का एक वीडियो अलग से बना के देंगे। तो चलिए ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों, थैंक यू।